नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है और फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। अब यदि उसके पास 2700 रुपये की धनराशि शेष रहती है तो अवनी को कितनी धनराशि दी गई। हमें क्या निकालना है, अवनी का धनराशि निकालना है कि अवनी को कितना धनराशि मिला। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 100 मान के बना लेते हैं। हमने मान लिया कि रेमू के पास 100 रुपए की धनराशि थी। हमने मान लिया कि रेमू के पास 100 रुपए की धनराशि थी। तो हमें क्वेश्चन में दिया कि रेमू जो है 10% सुषमा को दे रही है। 10% अगर सुषमा को दे देगी तो शेष कितना बच जाएगा, 90%। यानी हम 100 का अगर 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। शेष कितना बच गया, 90 बच गया। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है। तो हम इस 90 का अगर 20% निकालेंगे, 90 का 20% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो है रेखा को दे रही है, 18 रेखा को दे देगी तो शेष कितना बच जाएगा। हम 90 में से 18 माइनस करेंगे, शेष कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है। धनराशि शेष कितना बच गया, 72 बच गया है शेष धनराशि। इस 72 का 50% जो है सुरभि को दे रही है। 72 का अगर 50% सुरभि को दे रही है तो 72 का 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। शेष कितना बच गया, 36 बच गया। शेष कितना बच गया, 36 बच गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि फिर जो शेष राशि है उसका 40% अवनी को दे रही है। तो हम इस 36 का अगर 40% निकालेंगे, 36 का 40% कितना हो जाएगा, 36 का 40% अवनी को दे रही है। 36 का 40% कितना हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। 14.4 हो जाएगा। अब देखिए 14.4 जो है अवनी को दे दी तो शेष धनराशि कितना हो गया। हम इस 36 में से 14.4 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 21.6 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो शेष धनराशि है उसके पास कितना बच जा रहा है, 2700 रुपया। लेकिन यहाँ शेष धनराशि कितना बच गया, हमने धनराशि को अगर 100 मान के रखा था तो शेष धनराशि कितना बच गया, 21.6। लेकिन उसके पास बच कितना रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2700 रुपया। यानी इस 21.6 का जो वैल्यू है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2700 रुपया। 21.6 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2700 रुपया दिया हुआ है। 2700 रुपया दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है कि अवनी को कितना धनराशि मिला। अवनी को कितना मिला, 14.4। यानी हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 21.6 यूनिट का वैल्यू अगर 2700 रुपया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2700 बटा 21.6 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना, अवनी का धनराशि। यानी अवनी को कितना मिला, 14.4। तो 14.4 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2700 बटा 21.6 गुने 14.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हमारा कट जाएगा। अगर हम इसे 72 से काट ले तो ये 72 से 3 बार में जाएगा और ये 72 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हम इसे अगर 3 से काट लें तो 2703 से कितने बार में जाएगा, 900 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 900 गुने 2। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1800 रुपया। यानी अवनी को उस धनराशि में से कितना मिला होगा, 1800 रुपया मिला होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद 9036 रुपया और 7 वर्षों में 11484 रुपया हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3/1/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 9036 रुपया। 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 11484 रुपया। 11484 रुपया। अब देखिए यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल प्रिंसिपल का जितना % ब्याज मिला होगा उतना ही % दूसरे साल भी मिलेगा और उतना ही % तीसरे साल भी मिलेगा। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है।
तो देखिए 3 साल बाद हमारा अमाउंट दिया हुआ है और 7 साल बाद अमाउंट दिया हुआ है, यानी 3 साल के अमाउंट में अगर हम अगले 4 साल का अगर ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा 7 साल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अगर हम 7 साल के अमाउंट में से अगर 3 साल का अमाउंट माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ माइनस कर लेते हैं। हम यहाँ माइनस करेंगे, अगर 11,484 में से माइनस करेंगे 9,036, तो हम इस 9,000 माइनस कर लेते हैं इसमें से। अगर हम इसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2,484। 2,484 में से अगर 36 माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2,448। ये कितना हो जाएगा, 2,448। अब देखिए हमें जो है 4 साल का, हमें 4 साल का ब्याज पता चल गया, 4 साल का हमारा एसआई पता चल गया। 4 साल का एसआई कितना है, 2,448 रुपया है। तो हमें क्या निकालना है, 3/1/3 वर्ष का एसआई निकालना है। तो देखिए हमें 4 साल का अगर एसआई पता चल गया तो हम यहाँ से 1 साल का एसआई निकाल सकते हैं। हम इसमें अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 1 बार में, और 8 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी 1 साल का हमारा एसआई क्या निकल के आ गया, 612 रुपये निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, 3/1/3 वर्ष का निकालना है। तो 3/1/3 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 1 यानी 10/3 लिख सकते हैं। हमें जो है 10/3 वर्ष का, हमें 10/3 वर्ष का एसआई निकालना है। तो हम इसमें 10/3 से गुना कर लेंगे। हम इस 612 में गुना कर लेंगे 10/3 से। हम 10/3 से गुना कर लेंगे। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 204 बार में। हम इसे अगर 3 से काट लें तो ये 3 से 204 बार में चला जाएगा। हम 204 में अगर 10 से गुना कर लेंगे, 204 में अगर 10 से गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2,040 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था, 3/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा था। तो 3/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा क्या निकल के आ गया, 2,040 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, बी और सी एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 75% भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया है कि ए जो है टंकी को 20 घंटा में खाली कर रहा है, बी जो है टंकी को 30 घंटा में खाली कर रहा है, और सी अकेले जो है टंकी को 8 घंटा में भर रहा है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो समय दिया हुआ है 20 घंटा, दूसरा समय दिया हुआ है 30 घंटा, और तीसरा समय क्या दिया हुआ है 8 घंटा। तो 20, 30 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब पाइप ए खाली कर रहा है, 120 यूनिट पानी पाइप ए खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 घंटा का समय ले रहा है। अब देखिए ये जो पाइप ए है खाली करने वाला पाइप है, यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप बी जो है टंकी को 30 घंटा में खाली कर रहा है, यानी ये भी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने भी निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। ये जो है 30 घंटा में खाली कर रहा है। और एक तीसरा पाइप है पाइप सी जो है टंकी को 8 घंटा में भर रहा है, टंकी को 8 घंटा में भर रहा है। तो हमने यहाँ निगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ से तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पाइप ए जो है 20 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 6 यूनिट। पाइप बी जो है 30 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 4 यूनिट। पाइप सी जो है 8 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 15 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 75% भाग भरने में कितना समय लगेगा। हमने टंकी की धारिता क्या मान के रखा है, 120। तो हम सबसे पहले इस 120 का 75% निकालेंगे। सबसे पहले हम इस 120 का 75% निकालेंगे। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काट लें तो ये 20 से 120 6 बार में जाएगा, और 100 जो है 20 से 5 बार में जाएगा। हम अगर 75 को 5 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 90 यूनिट। 75% क्या निकल के आ गया, 90 यूनिट। अब देखिए अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी -A -B +C, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 90 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है,
और बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी खाली करेगा, 10 यूनिट पानी खाली करेगा। और सी जो है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भर रहा है, यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 5 यूनिट पानी भरेगा। और तीनों को एक साथ खोल के हमें 90 यूनिट पानी भरना है, 90 यूनिट पानी भरना है, और तीनों मिलके एक साथ 5 यूनिट पानी भर रहे हैं, यानी 90 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 18 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 18 घंटा। यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी का 75% भाग भरने में कितना समय लग जाएगा, 18 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि a प्लस बी माइनस सी इज टू बी प्लस सी माइनस ए इज टू a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 4:5:9 है तो a इज टू बी इज टू सी का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, a इज टू बी इज टू सी का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले a b और c का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ से a b और c का मान कैसे निकाल सकते हैं। हम यहाँ से मान लेते हैं a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4 यूनिट मान लेते हैं। हम यहाँ से a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू मान लेते हैं 4 यूनिट। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। हम इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। उसके बाद हम दूसरा मान लेते हैं यहाँ से b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 यूनिट। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। उसके बाद हम यहाँ से मान लेते हैं a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू मान लेते हैं हम 9 यूनिट। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। हम इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। हम इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा प्लस का ए और माइनस का ए कट जाएगा। उसके बाद हमारा प्लस का बी और माइनस का बी कट जाएगा। उसके बाद प्लस का सी और माइनस का सी हमारा कट जाएगा। यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से हमारा बच गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इस साइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 18 यूनिट। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। हम इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। अब देखिए हम इन चारों इक्वेशन से a b और c का हम मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से a b और c का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें a का मान निकालना है, हमें जो है a का मान निकालना है। तो हम इस इक्वेशन 2 से और 4 से, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से हम a का मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से हम a का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं 5 प्लस का a लिख सकते हैं। 5 प्लस a जो है हम यहाँ b प्लस सी की जगह पुट करेंगे। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा a प्लस 5 प्लस a इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे, यानी 18 में से 5 माइनस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, यानी a इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 13/2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए a का वैल्यू हमें पता चल गया। हम इसी तरीके से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लेते हैं। b का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लेते हैं। देखिए हम इक्वेशन 3 से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस का b लिख सकते हैं। यानी a प्लस सी की जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ से a प्लस सी की जगह रख लेंगे, 9 प्लस b प्लस हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से हमारा b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, इस 9 को हम उस साइड लेके जाएंगे, यानी 18 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, 2b, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा b इक्वल टू। अब देखिए हम इसी तरीके से c का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। c का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और 4 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 और हम 4 को ले लेते हैं c का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए हम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस का c लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा, c का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से हमारा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 14। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2c, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए a b और c का हमें वैल्यू पता चल गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है रेशियो निकालना है। a इज टू b इज टू c का हमें रेशियो निकालना है। हमें जो है a इज टू b इज टू c का रेशियो निकालना है। अब देखिए a का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 13/2। a का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 13/2।
13/2 इज टू बी का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है 9/2 और सी का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है 7 निकल गया है। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो निकल गया है फ्रैक्शन में निकल गया है, तो इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेके हम गुना करते हैं। यहाँ हमारा हर में क्या है 2 है, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 1 है, यानी 2 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी सभी जगह हम 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा इज टू, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 13:9:14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या होगा, हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भाजक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भाजक है भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि शेषफल का 6 गुना है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि शेषफल का 6 गुना है और हमें क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, शेषफल का वैल्यू लिख सकते हैं। शेषफल का हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है 42 गुने हम 6 लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ से भाजक भागफल और शेष हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी भाजक और हम भागफल निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ से भाजक क्या हो जाएगा, हमारा भाजक क्या हो जाएगा 42 में हम 6 से गुना कर लेंगे, 42 में 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1 24 1 25 हो जाएगा, यानी 252 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से भागफल निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भागफल निकाल सकते हैं। भागफल क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 12 से भाग दे दें, 12 से भाग देंगे तो 6 से जो है 12 2 बार में कटेगा, 2 से 42 जो है 21 बार में कटेगा, यानी भागफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शेषफल क्या दिया हुआ है, शेषफल हमें 42 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, हमें भाज्य निकालना है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस का शेष, तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 252 गुने 21 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए 252 में हम 21 से गुना करेंगे, 21 दूना क्या हो जाएगा 42 के 2 हाथ में 4, 21 बचे क्या हो जाएगा 21 बचे 105, 105 में अगर हम 4 ऐड कर लेंगे तो 109, 109 का हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हाथ में 10, 21 दूना क्या हो जाएगा 42, 42 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे, 42 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ से 42, प्लस का क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 5292 में अगर हम 42 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हाथ में 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5334, यानी भाज्य क्या होगा, भाज्य जो होगा 5334 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए एक स्थान P को तथा B दूसरे स्थान Q को जाने के लिए रवाना होते हैं। यदि परस्पर मिलने के पश्चात A तथा B अपने गंतव्यों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे एवं 9 घंटे लेते हैं तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों के स्पीड का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, हम यहाँ पे H1/S2 इक्वल टू √T2/T1 वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए बहुत को पता होगा कि ये हमारा कंसेप्ट कैसे निकल के आता है और बहुत लोग को नहीं पता होगा। देखिए जिनको भी ना पता हो, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये हमारा कंसेप्ट कैसे निकल के आता है तो आपका 5 मिनट टाइम खराब हो जाएगा। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे मैंने वीडियो में बता के रखा है कि ये कंसेप्ट हमारा कैसे निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे S1 यानी हमारा जो है A का स्पीड बटा B के स्पीड का हमें रेशियो निकालना है, A के स्पीड बटा B के स्पीड का हमें रेशियो निकालना है। तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √B के द्वारा लिया गया समय बटा A के द्वारा लिया गया समय, यानी मिलने के बाद B के द्वारा लिया गया समय और मिलने के बाद A के द्वारा लिया गया समय का अगर हम √100 निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो है S1 बटा SA बटा SB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ A बटा स्पीड ऑफ B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √100
मिलने के बाद बी कितना समय ले रहा है, 9 घंटा का समय ले रहा है। मिलने के बाद बी जो है 9 घंटा का समय ले रहा है, और मिलने के बाद ए कितना समय ले रहा है, 4 घंटा का समय ले रहा है, यानी 9/4 हो जाएगा। अब देखिए स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा ए का स्पीड इज टू बी का स्पीड इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3:2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक घड़ी साज ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची, यदि वह 5 रुपया अधिक पर बेचता तो 15% लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, घड़ी का सीपी निकालना है। तो देखिए हम घड़ी का सीपी कुछ मान लेते हैं, देखिए हमने मान लिया कि घड़ी का जो सीपी है वो 100x है। हमने मान लिया कि घड़ी का सीपी जो है 100x है, तो वह 10% के लाभ पे बेच रहा था, यानी एसपी कितना हो जाएगा, हम इसका अगर 110% निकालेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 110x हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि अगर 5 रुपया अधिक में बेचता, 5 रुपया अगर जो है 5 रुपया अधिक में बेचता, 5 रुपया अधिक में बेचता यानी कितना में बेचता, 110x प्लस के 5 रुपये में अगर बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100x है, यानी हम इसका अगर 115% निकाल लें, 15% का लाभ हो रहा है, यानी हम इसका 115% निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 115x हो जाएगा। ये दोनों आपस में हमारा बराबर हो जाएगा, ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी 100x का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस 110x को अगर इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 115x में से 110x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रुपया। और हमें क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है, यानी 100x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस 5x को अगर हमें 100x बनाना हो तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 20 से गुणा कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हम 5 में 20 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। यानी उस घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है, उसी राशि पर उतना ही समय में उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 10%। और हमें क्या दिया है, सीआई दिया हुआ है, सीआई हमें कितना दिया हुआ है, 840 रुपये का हमें सीआई दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, हमें जो है एसआई निकालना है। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल निकालने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है सीआई दिया हुआ है, हमें जो है सीआई दिया हुआ है और हमें एसआई निकालना है। सीआई दिया हुआ है और हमें एसआई निकालना है और 2 साल का समय है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 10%। तो हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, हम प्रिंसिपल निकाल के भी बना सकते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है, यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का जितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा उतना ही प्रतिशत हमें दूसरे साल भी मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर 10% की दर से अगर ब्याज मिलेगा तो पहले साल 10% का ब्याज मिल जाएगा, दूसरे साल 10% का ब्याज मिल जाएगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 10% ब्याज हमें मिल जाएगा। यानी अगर 10% के दर से 2 साल का अगर हम सीआई निकालेंगे तो टोटल जो है प्रिंसिपल का हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा, 21% ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम एसआई काउंट करेंगे, हम एसआई काउंट करेंगे तो पहले साल हमें 10% मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 10% मिलेगा, यानी टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 20% का हमें जो है एसआई मिल जाएगा। अब देखिए हमें सीआई क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीआई हमें कितना दिया हुआ है, 840 रुपया, यानी इस 21% का हमें वैल्यू दिया हुआ है, 21% का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 840 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 21 से काटेंगे तो ये 21 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में, यानी 1% का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 40 रुपये निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, हमें एसआई निकालना है। एसआई कितना प्राप्त हो रहा है, 20%, यानी 20% का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम 40 में अगर 20 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एसआई क्या निकल के आ गया, 800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तथा इनके वर्गों का योग 289 है। इन संख्याओं का योग कितना है? हमें क्या निकालना है? इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम दो पूर्णांक कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि पहला पूर्णांक हमारा a है और दूसरा पूर्णांक क्या है, b है। तो दोनों पूर्णांक का हमारा गुणनफल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का हमें योग दिया हुआ है, यानी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, a प्लस बी निकालना है, यानी दोनों पूर्णांकों का हमें योगफल निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 289, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या दिया है 289 दिया हुआ है, और a इंटू बी हमें क्या दिया हुआ है 120, यानी 2ab हमारा क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 529, हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी चाहिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल गया। तो हम अगर दोनों साइड अगर वर्गमूल कर देंगे तो हमारा a प्लस बी निकल के आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल से बाहर जब आएगा तो a प्लस बी हो जाएगा। और 529 का हम वर्गमूल करेंगे तो 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, यानी यहाँ से वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, a प्लस बी हमारा क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है a b और c के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए हैं। यदि b के पास a से 90 रुपए अधिक है तो c के पास कितने रुपए हैं? अब देखिए तीनों के पास के राशि का हमें रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें रेशियो क्या दिया हुआ है a:b:c, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2:5:7 दिया हुआ है, यानी तीनों के पास के राशि का हमें रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि अगर a के पास 2 यूनिट अगर होगा पैसा तो b के पास कितना होगा 5 यूनिट और c के पास कितना होगा 7 यूनिट, यानी यहाँ जो है b के पास a से कितना अधिक है, यहाँ जो है b के पास a से 3 यूनिट अधिक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि b के पास a से 90 रुपये अधिक है, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 90 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है कि c के पास कितने रुपए हैं, यानी हमें इस 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हमें 30 रुपये पता है, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 210 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 210 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।